बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मिस्र के शहर मंसूरा के अंदर एक छोटा सा गांव आबाद था। उस गांव में एक खलील नामी डाकू था। वो डाकू बहुत ही जालिम था। उसकी दहशत और खौफ के मारे पूरे गांव वाले कांपते थे। हत्ता कि बहुत सी रिवायात में ये भी मिलता है कि एक दफ़ा एक इमाम साहब ने इसको हिदायत करने की कोशिश की ताकि वो उसे बुरे कामों से रोक सके, क्योंकि इमाम साहब ने उसके अंदर रहम दिली देखी थी। खलील नामी डाकू में एक बड़ी सिफत थी कि वो अपने गांव के किसी भी आदमी से कुछ भी नहीं लूटता था। हत्ता कि वो अपने गांव में मौजूद गरीब लोगों की मदद भी करता था, लेकिन इसके साथ साथ वो बहुत जालिम भी था। लेकिन उस खलील नामी डाकू ने इमाम साहब को पूरे गांव के सामने रुस्वा कर डाला। अब उसके डर की वजह से कोई भी खलील डाकू को कुछ ना कहता। सारे गांव वाले उससे थर थर कांपते। उसी गांव में एक अंजम नामी लोहार रहता था। उसकी बेटी बहुत खूबसूरत और हसीन और जमील थी। उसकी बीवी उसकी बेटी की पैदाइश के वक्त वफ़ात पा गई। सारी ज़िंदगी अंजम ने मेहनत मजदूरी करके अपनी बेटी को माँ बाप दोनों बनकर पाला, लेकिन अब अंजम बोझ नहीं उठा सकता था। गांव वालों का पानी का ज़रिया एक नदी थी, जिससे तमाम गांव वाले पानी पीने के लिए भी इस्तेमाल करते और खाने पीने के लिए भी। उसकी बेटी ने कहा, बाबा जान, मैं सारी ज़िंदगी घर से बाहर नहीं निकली, लेकिन अब आप बूढ़े हो चुके हैं, आपसे बोझ उठाया नहीं जाता। नदी गांव से बाहर है, बहुत सा फासला है, लिहाजा आज के बाद मैं नदी पर अपनी सहेलियों के साथ जाऊंगी और घर की ज़रूरत का पानी भर लाऊंगी। अंजम के जिस्म में अब ताकत नहीं थी। उसने मजबूरी में अपनी बेटी को कहा, ठीक है, तुम पानी भर लाना। एक दिन खलील डाकू अपने साथियों के साथ उस नदी पर अपने घोड़े को पानी पिला रहा था कि अचानक उसकी नज़र अंजम लोहार की बेटी पर पड़ गई। खलील ने अपनी ज़िंदगी में कभी इतनी हसीन और जमील लड़की नहीं देखी थी। वो उसे देखकर पागल हो गया। खलील ने अपने साथी को पास बुलाया और कहा, ये लड़की कौन है और कहाँ रहती है? उसने कहा, हुजूर, ये आपके गांव की लड़की है। ये फलां अंजम लोहार की बेटी है। सारी ज़िंदगी इसने अपने घर से कदम बाहर नहीं रखा, लेकिन अब इसका बाप बूढ़ा हो चुका है तो ये अपनी सहेलियों के साथ नदी से पानी भरने आती है। ये सुनकर खलील ने अपने साथी को कहा, जाओ और इस लड़की को मेरे पास बुला लो। खलील डाकू का एक साथी उस लड़की के पास गया और कहा कि हमारा सरदार तुम्हें बुला रहा है। अंजम लोहार की बेटी ने कहा, मैं तुम्हारे सरदार के पास क्यों जाऊँ, वो मुझसे क्या चाहता है? तो खलील डाकू के साथी ने कहा, हमारा सरदार हुक्म देता है, वो किसी के पास खुद चलकर नहीं आता, लिहाजा तुम्हें हमारे सरदार के पास चलना होगा। जब ये बात उस आदमी ने कही तो इतने में लोहार की बेटी की सहेलियों ने कहा, हमारे गांव का बहुत बड़ा डाकू है, सारे गांव वाले इसके खौफ से कांपते हैं। अगर ये तुम्हें बुला रहा है तो तुम इसके पास चली जाओ, वरना ये गुस्से में आकर तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। लोहार की बेटी खलील डाकू के पास आई और कहा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? उसने कहा, मैंने तुम जैसी खूबसूरत और हसीन और जमील लड़की अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। मैं चाहता तो तेरी इज़्ज़त को इस जगह पर भी तार तार कर सकता, लेकिन तुम बहुत खूबसूरत हो, इस वजह से मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ, सीधा अपने घर जाओ। अपने बाप को कहना आज रात अपने गधे पर सवार होकर दूसरे गांव चला जाए और तुम्हें घर में अकेला छोड़ दे। अगर तुम्हारे बाप ने मेरी बात ना मानी तो तेरे बाप समेत तेरे घर वालों को आग लगा दूंगा। ये सुनकर उस लड़की ने खलील डाकू के मुँह पर थप्पड़ मारा और कहा कि अगर तुमने मुझे छूने की जुर्रत भी की तो मैं तुम्हारा मुंह नोच लूँगी। इसके बाद वो लड़की चली गई। जब लोहार की बेटी ने थप्पड़ मारा तो उसकी सहेलियों ने समझा कि अब खलील इसको यहाँ नंगा कर देगा, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया और गुस्से से सिर्फ अपने दांत पीसता रहा। उसके साथियों ने कहा, हुजूर, अगर आप इजाज़त दें तो अभी इसको यहाँ नंगा कर देंगे। खलील ने कहा, नहीं। इसके बाद उसने अपने एक सिपाही को पैगाम भिजवाया कि जाकर अंजम लोहार को कहो कि आज की रात तुम दूसरे गांव चले जाना और अपनी बेटी को घर पर अकेला छोड़ देना।
अगर तुमने ऐसा ना किया तो खलील डाकू तुम्हारे घर को आग लगा देगा और तुम दोनों को जिंदा जला देगा। खलील डाकू का पैगाम जब अंजम लोहार के पास पहुंचा तो वो खौफ से कांपने लगा और बहुत परेशान हुआ और कहा कि या तो हम दोनों को जिंदा जलना होगा या फिर अपनी बेटी की इज्जत को तार तार करना होगा। अंजम लोहार की बेटी उसके पास गई और कहा, बाबा जान, आप शाम को गधे पर सवार होकर दूसरे गांव चले जाए, मुझे कुछ नहीं हो सकता। अंजम ने कहा, मेरी बेटी, मेरे पास एक आखिरी रास्ता है, इसके बाद ही कोई फैसला होगा। अंजम अपने गधे पर सवार होकर शहर के काजी साहब के पास गया और उसे सारी सूरत हाल के बारे में बताया। जब काजी ने खलील डाकू के बारे में सुना तो उसने कहा, अभी इसी वक्त अपने घर चला जा। अगर खलील को सिर्फ ये पता चल गया कि तू मेरे पास मदद मांगने के लिए आया तो वो मेरी बेटी को उठाकर ले जाएगा और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मुझे अपनी बेटी बहुत अजीज है, तुम यहाँ से चले जाओ। अंजम लोहार मायूस होकर अपने घर लौट आया और अपनी बेटी को बताया तो उसकी बेटी ने कहा, बाबा जान, मेरे पास एक आखिरी रास्ता है, अगर हम इसमें कामयाब हो गए तो मेरी इज़्ज़त भी बच जाएगी और उस खलील नामी डाकू की ज़िंदगी भी बदल जाएगी और वो सीधे रास्ते पर आ जाएगा। ये सुनकर अंजम लोहार ने कहा, बेटी तुम क्या कहना चाहती हो? उसकी बेटी ने कहा कि बेशक खलील बहुत जालिम है, लेकिन इसके अंदर मैंने रहमदिली भी देखी, मैंने उसमें एक छुपा हुआ इंसान देखा है। लोहार ने कहा, बेटी तुम्हारे कहने का क्या मकसद है? तो उसकी बेटी ने कहा, बाबा, जब खलील डाकू ने नदी के पास मुझे कहा था कि आज की रात मैं तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ तो मैंने उसके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। जब मैंने थप्पड़ मारा तो अगर वो चाहता तो मुझे तार तार कर सकता था, लेकिन उसने ये करना बेहतर नहीं समझा। उसके अंदर छुपे हुए इंसान ने कहा कि ये करना सही नहीं, और इतना बड़ा डाकू जिसके नाम से बड़े बड़े शहर के काजी थर थर कांपते हैं, उस डाकू को मैंने थप्पड़ मारा लेकिन इसने मुझ पर हाथ भी नहीं उठाया। मुझे उसकी ये अदा बहुत पसंद आ गई। बाबा जान, मैं चाहती हूँ कि खलील डाकू को सीधे रास्ते पर लाकर अपने मज़हब के मुताबिक उससे निकाह करूँ, क्योंकि मुझे उससे मोहब्बत हो गई है, लेकिन इसके लिए हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। अंजम लोहार ने कहा, बेटी कौन सा रास्ता? तो इसने कहा, पहले आप हमारे पड़ोसी से घोड़ा मांग कर लाएं, हमें शाम से पहले सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में पहुंचना है। अगर हमारी मुलाकात सुल्तान से हो गई तो मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। अंजम लोहार ने कहा, बेटी, हमें सुल्तान के दरबार तक कौन पहुंचने देगा? उसकी बेटी ने कहा, यह मेरा काम है, आप घोड़ा मांग कर लाइए। अंजम उसी वक्त दौड़ता हुआ गया और अपने पड़ोसी से घोड़ा मांग कर लाया। उसकी बेटी अब घोड़े पर सवार हुई और सुल्तान के दरबार में पहुंच गई। सुल्तान अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह असर की नमाज़ पढ़कर महल के सहन में दाखिल हुए तो क्या देखते हैं कि एक खूबसूरत और हसीन और जमील लड़की सामने खड़ी सिपाहियों को कह रही है कि मुझे सुल्तान के सामने हाजिर किया जाए। यह मंजर सुल्तान ने जब देखा तो हुक्म दिया कि इसी वक्त इस लड़की को मेरे कमरे में ले आओ। जब लड़की को सुल्तान अय्यूबी के कमरे में लाया गया तो उस लड़की ने सुल्तान को कहा, हुजूर, मेरी एक दरख्वास्त है, आप अपने करीबी सिपाहियों को बाहर भेज दें। सुल्तान बड़ा हैरान हुआ कि ये लड़की क्या कहना चाहती है। उसने अपने सिपाहियों से कहा कि तुम बाहर चले जाओ। जब सिपाही चले गए तो उस लड़की ने सुल्तान अय्यूबी से कहा, हुजूर, मैं फलां गांव से आई हूँ और मैं अंजम लोहार की बेटी हूँ। मेरे बाबा ने सारी ज़िंदगी मुश्किलात में गुजारी और मुझे इज्जत के साथ बड़ा किया, लेकिन आज रात अगर आपने हमारी मदद नहीं की तो खलील नामी डाकू मेरी इज्जत को तार तार कर देगा। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी तैश में आ गए और कहा कि बताओ वो क्या चाहता है। तो अंजम लोहार की बेटी ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को शुरू से लेकर आखिर तक मुकम्मल बात तफसील से बताई। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, मैं अभी सिपाहियों को हुक्म देता हूँ, वो शाम तक खलील नामी डाकू को पकड़कर मेरे सामने ले आएंगे और मैं उसका सर कलम कर दूंगा। ये सुनकर लड़की ने कहा, हुजूर, मैं ऐसा नहीं चाहती। सुल्तान ने कहा, जो डाकू तेरी इज्जत लूटना चाहता है तुम उसकी जान बचाना चाहती हो, आखिर बात क्या है? तो उस लड़की ने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, मैंने उस डाकू के पीछे एक अच्छा इंसान देखा है,
मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसी तरकीब निकाली जाए जिससे वो खलील नामी डाकू सीधे रास्ते पर आ जाए और मेरी इज्जत भी बच जाए। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बड़ी गहरी सोच में पड़ गए और परेशानी की हालत में इधर उधर टहलने लगे। थोड़ी देर सोचने के बाद सुल्तान ने लोहार की बेटी को कहा, तुम अपने घर चली जाओ और घर जाकर तुम अपने बाबा को कहना कि वो एक कुत्ता और एक बकरा ज़िबा करे। कुत्ते को ज़िबा करने के बाद उसका चमड़ा दरवाजे पर रख दे ताकि आने वालों को लगे कि कुत्ता ज़िबा किया गया है। ये सुनकर अंजम लोहार की बेटी ने कहा, हुजूर, आखिर कुत्ते और बकरे को ज़िबा करने का मकसद क्या है? तो सुल्तान ने कहा, जब तुम्हारा बाबा कुत्ते को ज़िबा करके उसका गोश्त निकाल कर फेंक देगा और चमड़ा दरवाजे पर रख देगा और बकरे को ज़िबा करके उसका गोश्त तुम पका लेना। जब वह खलील नामी डाकू अंदर दाखिल होगा तो तुम अपने सामने वो पका हुआ बकरा रख देना और उसको खाने लग जाना। जब खलील डाकू दरवाजे पर पड़ा हुआ कुत्ता देखेगा और तुम्हें गोश्त खाता हुआ देखेगा तो वो समझेगा कि तुम कुत्ता खा रही हो। इसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। अंजम लोहार की बेटी बहुत अक्लमंद थी। वो सुल्तान की बात का मकसद समझ चुकी थी। वो इसी वक्त अपने घोड़े पर सवार हुई और जाकर अपने बाप को सारी बात तफसील से बताई और कहा, बाबा, आपने ऐसा ही करना है। अंजम लोहार बाहर गया, एक कुत्ता पकड़ा, उसको ज़बह किया और उसका गोश्त निकाल कर बाहर फेंक दिया। उसका चमड़ा दरवाजे पर रख दिया। अब आने वाले को ऐसा लगता कि जैसे कुत्ते को ज़िबा करके उसका गोश्त निकाल लिया गया है। इसके बाद उसने बकरा ज़िबा किया और उसका सालन बनाने के बाद अपनी बेटी के आगे रखते हुए अंजम लोहार को अपने गधे पर सवार किया और अपनी बेटी की इज्जत अल्लाह के हवाले करता हुआ चला गया। थोड़ी देर गुजरी थी कि खलील डाकू के घोड़ों की आवाज़ें आने लगीं। उसकी बेटी अब बकरे का गोश्त खाने लगी। जैसे ही खलील डाकू अंदर दाखिल हुआ, उसने एक कुत्ता देखा दरवाजे पर पड़ा हुआ चमड़ा और फिर लोहार की बेटी को खाना खाते हुए देखा तो उसने नफरत में कहा, ये क्या खा रही हो और क्यों? तो वो कहने लगी, तुम्हें नज़र नहीं आता हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था। मैंने कुत्ता ज़िबा किया और उसका पका हुआ गोश्त खा रही हूँ। जब ये बात खलील डाकू ने सुनी तो वो लोहार की बेटी से दूर खड़ा हो गया और सख्त नफरत करने लगा। उसके बाद वापस जाने लगा। इतने में पीछे से लोहार की बेटी ने आवाज़ दी और कहा, खलील, क्या हुआ? तुम क्यों वापस जा रहे हो जिस लड़की को पाने के लिए तुमने इतना इंतज़ार किया? अब खाली हाथ लौट कर क्यों जाते हो? तो उसने कहा, जो लड़की कुत्ते का गोश्त खा सकती है मैं उसको छूना भी नहीं चाहता, पाना तो दूर की बात है। यह सुनकर लोहार की बेटी मुस्कुराने लगी और कहा, ज़रा अपने बारे में तो सोचो। मैंने सिर्फ कुत्ते का गोश्त खाया तो मुझे हाथ नहीं लगाना चाहते। खुद सोचो, जब तुम मरोगे तो क्या हमारा नबी तुम्हें अपने सीने से लगाएगा, जिसने अपनी ज़िंदगी में कितने लोगों को लूटा, कितनों को कत्ल किया, कितनों का खून बहाया? क्या तुम जैसे इंसान को अल्लाह ताला अपने सामने आने देगा? तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है? क्या अपने बारे में कभी सोचा? जब अंजम लोहार की बेटी ने ये बात कही तो उसकी बातें खलील डाकू के दिल में जा लगीं। वो वहीं रुक गया और सोचने लगा कि इस लड़की ने सिर्फ कुत्ते का गोश्त खाया और मैं इससे इतनी नफरत कर रहा हूँ। वाकई सोचने की बात है, जिस इंसान ने सारी ज़िंदगी लोगों की इज़्ज़त को लूटा, हराम का माल खाया, कभी हलाल का एक नवाला तक नहीं खाया, वो कब्र में अपने नबी के सामने कैसे पेश होगा? मेरा अंजाम क्या होगा? क्या मेरा अल्लाह भी मुझसे इतनी नफ़रत करता होगा? यही सोचकर वो ज़मीन पर गिरा और अल्लाह से माफ़ी मांगने लगा और कहा, है मेरे मालिक, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। आज तक मैं बहुत बड़े बड़े गुनाह करता रहा, मुझे पता ही ना चला कि आखिर मैं किस मंजिल की तरफ जा रहा हूँ। जब ये सारा मंजर अंजम लोहार की बेटी ने देखा तो मुस्कुराने लगी। खलील ने कहा, तुम क्यों मुस्कुरा रही हो? उसने कहा, ये जो तुम्हारे सामने गोश्त पड़ा है ये बहुत कीमती है। उसने कहा, यह कैसे कीमती है? ये तो कुत्ते का गोश्त है। उसने कहा, नहीं, ये बकरे का गोश्त है। सिर्फ तुम्हें सबक सिखाने के लिए मैंने कुत्ते को ज़िबा करवाया। अब ये गोश्त मेरे लिए दुनिया जहाँ के सोने से ज़्यादा कीमती है। इसके बाद अंजम लोहार की बेटी ने अपनी मोहब्बत का इजहार खलील नामी डाकू से कर दिया। इन दोनों ने निकाह कर लिया और खलील नामी डाकू ने सारी ज़िंदगी के लिए चोरी, डाका और जिनाकारी जैसे गुनाहों से तौबा कर ली।
इसके बाद अंजम लोहार के साथ मेहनत मजदूरी करके वो ज़िंदगी गुजारने लगा। वही खलील डाकू जिसके नाम से शहर के बड़े बड़े सरदार और काजी थर थर कांपते थे। गांव की लड़कियां नाम सुनते ही अपने खैमों में छुप जाती थी। जिसका नाम सुनकर बच्चे रोना बंद कर देते थे, वही डाकू सुल्तान अयूबी रहमतुल्लाह अलैह की अक्लमंदी और अंजम लोहार की पाकीज़ा लड़की की बहादुरी की वजह से बहुत नेक और रहमदिल इंसान बन गया और इतना आजिज़ बन गया कि अपनी बीवी के बाप के साथ लोहार का काम करता था। इसके बाद इस गांव में खलील नामी डाकू की वजह से कभी कोई तंगी नहीं आई और वो गांव में बहुत तरक्की करने लगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।